अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज का जो मौजू है डेट इज़ सेनेट। यानी इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जो जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट क्या है और उसकी तश्कील कैसे होती है या उसकी अख्तियारात क्या हैं, उसका तरीक़ा इंतखाब क्या है। तो सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है सेनेट के मतलब कौन सी अहम मालूमात शामिल हैं। इसके ऊपर डिस्कशन भी साथ साथ होती जाएगी। द लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इट इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स called National Assembly and Senate. तो द लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है यानी हुकूमत के जो तीन बुनियादी शोबे होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान है डेट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और जब 1985 में इन 1985 के अंदर ज़िया के दौरे हुकूमत में आइन के अंदर 8th अमेंडमेंट की गई, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसका नाम जो है वो मजलिस शूरा जो है वो रखा गया था। मजलिस शूरा इसका नाम रखा गया था, लेकिन बहरहाल जनरली जो है आमतौर पे इसको पार्लियामेंट के नाम से ही याद किया जाता है। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, जो मुकन्ना है, उसका नाम पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान में बाई कैमरल पार्लियामेंट है। इट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है 1973 के ऐन के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट दो ईवानों पर मुश्तमिल है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ऐसी लेजिस्लेचर जिसका एक ईवान हो, एक हाउस हो, डेट इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल। एंड the legislature which has two houses or two chambers, that is called bicameral. तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 1956 के आइन में और 1962 के आइन में जो है जो हमारी लेजिस्लेचर थी डेट वाज यूनिकैमरल। और फिर 1973 के अंदर जो है जब पाकिस्तान का तीसरा आइन नाफज किया गया तो उसमें पाकिस्तान की लेजिस्लेचर जो है जिसका नाम पार्लियामेंट था और उसको दो ईवान जो थे उसके कैम किए गए थे। और उसका जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड द अपर हाउस इज़ कॉल्ड सेनेट। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाता है और जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट। नेक्स्ट है द नेशनल असेंबली intended to be the popular house of the parliament. It is elected by the members of the adult suffrage by the citizens of Pakistan. तो जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है वो अब पॉपुलर हाउस भी कहलाता है, यानी वो अवाम की जो कि नुमाइंदगी करती है। ऐसा ईवान पार्लियामेंट का ऐसा ईवान जो अवाम का नुमाइंदा हो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो ईवान ज़ेरी है, जो लोअर हाउस है, वो चूँकि अवाम की नुमाइंदगी करता है डेट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस। और इट इज़ इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ अडल्ट सफरेज। और कौमी असम्बली जो है उसको अडल्ट सफरेज यानी अडल्ट सफरेज यानी बालिग रैदही की बुनियाद पर जो है इसके अरकान को मुंतखब किया जाता है। पाकिस्तान के शहरी बालिग रैदही की बुनियाद पर कौमी असम्बली के अरकान का इंतखाब करते हैं। और कौमी असम्बली क्या है? लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अडल्ट फ्रेंचाइज का जो असूल है या अडल्ट सफरेज जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान के वैसे तमाम शहरी जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात में बतौर वोटर जो है अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल लेजिस्लेटिव बॉडी।
तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि वो था नेशनल असम्बली के बारे में, और ये स्लाइड जो है इसमें ये है कि द सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट क्या है? वो है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस है। और नेशनल असम्बली क्या है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरी है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जो नेशनल जो सेनेट है कंपैरेटिवली जो कौमी असम्बली के मुकाबले में ये एक छोटा अदारा है। इसके अरकान की तादाद कम है, और अगरचे आइन के मुताबिक तो दोनों ईवानों के अख्तियारात बराबर हैं, लेकिन जो नेशनल असम्बली है चूँकि वो आवाम का नुमाइंदा ईवान है, इसलिए उसको सेनेट के ऊपर जो है एक नफसियाती बरतरी हासिल होती है। इसलिए सेनेट को वो अहमियत हासिल नहीं होती जो कौमी असम्बली के अरकान को हासिल होती है। और कौमी असम्बली को जो अहमियत हासिल है क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो लोअर हाउस होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत अपर हाउस के। नेक्स्ट है, ये चीज़ें कुछ रिपीट हो रही हैं। नेम ऑफ लेजिस्लेशन, जो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। अपर हाउस या अपर चैम्बर, तो याद रखिएगा कि जो पार्लियामेंट का जो ईवान बाला होता है उसको अपर हाउस भी कह सकते हैं आप, और अपर चैम्बर भी कह सकते हैं। इस तरह जो ईवान ज़ेरी है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस और लोअर चैम्बर। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं, लोअर हाउस एंड लोअर चैम्बर, अपर हाउस एंड अपर चैम्बर। तो Senate is the upper chamber of the Parliament of Pakistan, and the National Assembly is the lower house or lower chamber of the Parliament of Pakistan. नेक्स्ट है अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है या अपर चैम्बर जो है डेट इज कॉल्ड सेनेट, एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असम्बली। The lower house of the Parliament of Pakistan is called National Assembly। तो पाकिस्तान की जो मैं दोबारा थोड़ी सी इसको वजाहत के साथ बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेचर है, पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है डेट इज बाई कैमरल, उसके दो ईवान हैं। लोअर हाउस जो है या ईवान ज़ेरी जो है वो कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है, और जो ईवान बाला है वो सेनेट पर मुश्तमिल है। तो लोअर हाउस कौमी असम्बली और ईवान बाला जो है या अपर हाउस जो है वो सेनेट जो है वो कहलाता है। अपर हाउस रिप्रेजेंट्स द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ये बहुत अहम पॉइंट है, और लोअर हाउस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। तो ऐसे तमाम ममालिक जहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो दो ईवानों पर मुश्तमिल होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे मालिक जहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत हो, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हो, जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इंडिया एक फेडरेशन है, अमेरिका भी एक फेडरेशन है। तो ऐसे मालिक जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता हो, तो वहाँ पे जो अपर हाउस होता है वो यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस, यानी फेडरेशन के जो यूनिट्स होते हैं जिन्हें पाकिस्तान में सूबा कहा जाता है, प्रोविंस कहा जाता है, और अमेरिका में स्टेट्स कहलाते हैं, तो वो उनकी नुमाइंदगी करता है। और जो लोअर हाउस होता है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, वो किसी भी रियासत के शहरियों की नुमाइंदगी करता है। इसलिए जो ईवान ज़ेरी होता है, जो लोअर हाउस होता है, उसको अवाम का नुमाइंदा ईवान भी कहा जाता है। और जो अपर हाउस होता है दरअसल वो वफाक की इकाइयों की नुमाइंदगी करता है, और वफाकी इकाइयों की बात जब होती है तो पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको हम सूबा कहते हैं या उनको प्रोविंसेस कहा जाता है। तो सेनेट जो है वो वफाक के अंदर सूबों के मफादात का मुहाफ़िज़ है, और जो नेशनल असम्बली है वो वफाक में पाकिस्तान के अवाम के मफादात की मुहाफ़िज़ है। तो कोई भी वफाक, जैसे इंडिया एक वफाक है, पाकिस्तान एक वफाक है, जो स्विट्ज़रलैंड है वो भी एक वफाक है, और अमेरिका एक वफाक है। तो ऐसे ममालिक जहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत हो वहाँ पे एक ज़रूरत के तहत जो है दो ईवानी मुकन्ना यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का क़याम अमल में लाया जाता है। और जहाँ पे दो ईवानी मुकन्ना होती है, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है,
वहाँ पे अपर हाउस जो है वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है और वो वफाकी इकाइयों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया जाता है। और जो लोअर हाउस होता है वो उस रियासत के शहरियों की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उस ईवान को अवाम का नुमाइंदा ईवान भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जो सेनेट है वो दरअसल सूबों के मफादात का मुहाफ़िज़ है और वफाक के अंदर वो सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है उसको कायम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेनेट इज ए परमानेंट हाउस एंड द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो जो सेनेट है, सेनेट क्या है? द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सेनेट क्या है? एक परमानेंट हाउस है, यानी बतौर अदारा, एज ए इंस्टीट्यूशन सेनेट इज परमानेंट। तो वो मुस्तकिल है। मुस्तकिल का मतलब यह है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। सेनेट इज़ ए परमानेंट हाउस एंड द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। और उसके जो मेंबर हैं, ये बहुत टेक्निकल सी बात है, आपने इसको ज़हनशीन रखना है, बात को समझ लीजिएगा कि सेनेट बतौर अदारा एक परमानेंट अदारा है, मुस्तकिल अदारा है, जबकि उसके जो अरकान हैं वो परमानेंट नहीं होते। उनका इंतखाब 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है और जब उनकी 6 साल की मुद्दत पूरी होती है तो उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब उनकी रुकनीत ख़त्म होगी तो सेनेट बतौर अदारा बरकरार रहेगा। ये अहम बात है, इसको आपने स्टूडेंट्स आपने इसको याद रखना है। दोबारा इसको देख लीजिएगा, सेनेट इज़ ए परमानेंट हाउस। जो सेनेट है वो एक मुस्तकिल अदारा है, मुस्तकिल हाउस है। एंड द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो सेनेट के जो अरकान हैं उनका इंतखाब 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। और मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि इंडिया के अंदर भी यही असूल है और अमेरिका के अंदर भी यही असूल है कि अपर हाउस जो है जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस जो राज्यसभा कहलाता है वो भी परमानेंट है और उसके मेंबर भी मुस्तकिल 6 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं। और अमेरिकन जो सेनेट है वो भी एक मुस्तकिल अदारा है और उसके अरकान का इंतखाब भी 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। तो इस हवाले से इन तीनों मालिक के दरमियान जो है इस हवाले से एक यकसा निज़ाम जो है किसी हद तक जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है, बट हाफ ऑफ देम रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनमें से हर पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान का जो सेनेट है उसके अरकान में से निसफ अरकान हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हर 3 साल के बाद निसफ अरकान रिटायर हो जाते हैं। सॉरी, जब वो निसफ रिटायर हो जाएंगे तो उसी साल नए निसफ अरकान जो हैं वो दोबारा मुंतखब कर लिए जाएंगे। इस तरह सेनेट का जो हाउस है, जो ईवान होगा, उसकी मुकम्मल तादाद जो है वो दोबारा पूरी हो जाएगी। द सेनेट इज अकॉर्डिंगली ए कंटिन्यूस बॉडी एज हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स कंटिन्यू टू सिट इन। तो सेनेट जो है एक मुस्तकिल अदारा है, जैसा कि पहले भी इसका जिक्र हुआ है, सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है और इसका तसलसल जारी रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब इसके हाफ मेंबर रिटायर हो जाते हैं, जैसा कि अभी मार्च के अंदर जो है पाकिस्तान के सेनेट के आधे अरकान जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो जो बाकिया आधे अरकान हैं वो कायम रहेंगे और वो बरकरार रहेंगे। तो इस तरह सेनेट का जो तसलसल है वो जारी रहता है। तो इस हवाले से जो है इसको दोबारा इसको मुख्तसर तौर पे सुन लीजिएगा कि सेनेट एक मुस्तकिल अदारा होता है और उसके अरकान का इंतखाब 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। लेकिन एक टेक्निकल बात ये भी आपने याद रखनी है कि अभी मार्च 2021 के अंदर जो आधे अरकान निसफ अरकान जो हैं हाफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट जो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी मुद्दत 6 साल पूरी हो जाएगी। और जो इस साल मार्च 2021 के अंदर जो निसफ अरकान मुंतखब होंगे, तो इनकी 6 साल की मुद्दत जो है वो 2027 में पूरी होगी। तो जब 2027 में इनकी मुद्दत पूरी होगी तो ये निसफ अरकान रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह जो है इस सर्कल जो है वो चलता रहता है और आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए अरकान मुंतखब हो जाते हैं और जब उनकी मुद्दत 6 साल की पूरी होगी तो वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे नए लोग जो हैं वो मुंतखब हो जाएंगे। तो अमेरिका में थोड़ा सा फ़र्क है कि अमेरिका में हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं।
जैसा कि अभी 2002 के अंदर जो है जब अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो उसके साथ सेनेट के भी एक तिहाई जो मेंबरान थे, सॉरी 2 तिहाई मेंबरान थे, वो भी रिटायर हुए और उनकी जगह पे ऊपर जो है नए अरकान जो थे वो मुंतखब किए गए हैं। तो वहाँ पे हर 2 साल के बाद जो है सेनेट के जो तीसरा हिस्सा अरकान होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और पाकिस्तान में निसफ अरकान जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर, दोबारा देखिएगा, सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय इट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 3 years। तो सेनेट जो है, सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय इट्स चेयरमैन, सेनेट का जो सरबराह है वो चेयरमैन कहलाता है और चेयरमैन का जो इंतखाब है वो सेनेट के अरकान अपने वोटों से 3 साल की मुद्दत के लिए करते हैं। तो अभी जब मार्च में इलेक्शन होने जा रहा है तो इस मार्च के अंदर जो है जहाँ पे सेनेट के दीगर अरकान का इंतखाब होगा वहाँ सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। तो सेनेट जो है उसको प्रिजाइड जो है वो चेयरमैन करता है और उसके साथ जो है उसका एक डिप्टी चेयरमैन भी उसके साथ उसका इंतखाब अमल में लाया जाता है। एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द सेनेट। तो ये दोनों जो हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो हैं इनका इंतखाब सेनेट के अरकान खुद अपनी वोटों से करते हैं और इनका इंतखाब भी 3 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है, जबकि सेनेट के अरकान की जो मुद्दत है वो 6 साल है। जो सेनेट का जो चेयरमैन है उसकी एज ए मेंबर ऑफ सेनेट, दोबारा सुनिएगा, जो सेनेट का चेयरमैन होता है एज ए मेंबर ऑफ सेनेट उसकी मुद्दत 6 साल है, लेकिन बतौर चेयरमैन ऑफ सेनेट उसका इंतखाब 3 साल के लिए अमल में लाया जाएगा। वो दोबारा मुंतखब भी हो सकता है, तीसरी बार भी मुंतखब हो सकता है, लेकिन वो एक टर्म के लिए सिर्फ 3 साल के लिए मुद्दत जो है उसकी रखी गई है। और अगर सेनेट का चेयरमैन मौजूद ना हो, गैर हाजिर हो, किसी वजह से वो सेनेट के इजलास की सदारत करने से कासिर हो, तो फिर डिप्टी चेयरमैन जो है वो सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देता है। चेयरमैन हैज़ नो वोट except in case of tie. In case of tie, he uses the right of casting vote. तो इसका मतलब ये है कि जब सेनेट के अंदर कोई मुसवदा पेश होता है, कोई कानून साजी होती है या किसी भी मामले के ऊपर बहस होती है और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, तो आम हालात के अंदर जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो अपना वोट कास्ट नहीं करता। अगरचे वो सेनेट का मेंबर होता है लेकिन वो आम हालात के अंदर वोट कास्ट नहीं करता। लेकिन अगर किसी मसवदे के ऊपर जब बहस मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद वोटिंग होती है और अगर वोटिंग में मसवदे के हक में और मसवदे के ख़िलाफ़ जो हैं वोट बराबर हो जाएं, टाई हो जाए मसवदा, और ना उसको ईवान ने मुस्तरद किया हो ना उसको एक्सेप्ट किया हो, तो दोनों तरफ वोट बराबर हो जाएं, तो ऐसी सूरत में सेनेट का जो चेयरमैन है वो अपना एक वोट कास्ट करता है। अगर वो मसवदे की हमायत में वोट कास्ट कर दे तो मसवदा मंजूर हो जाएगा, उसको अक्सरियत हासिल हो जाती है। अगर वो मसवदे के ख़िलाफ़ वोट कास्ट कर दे तो मसवदा मुस्तरद हो जाएगा। तो सेनेट का जो ये इख्तियार है इसे कास्टिंग वोट कहा जाता है और ये सेनेट के चेयरमैन को खुसूसी इख्तियार हासिल है कि वो सिर्फ उसी सूरत में अपना हक वोट इस्तेमाल करता है जब सेनेट के अंदर किसी भी मसवदे पर वोट जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, मसवदे के हक में और मसवदे के मुखालफ में एक जितने वोट निकलते हैं, तो ऐसी सूरत में सेनेट का चेयरमैन अपना वोट कास्ट करके मसवदे को मुस्तरद या मंजूर करवा देता है। तो उसका ये इख्तियार जो है वो कास्टिंग वोट कहलाता है, इसे फैसला कुन वोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट इज 104, 104। तो जो पाकिस्तान का जो सेनेट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान बाला जो कि सेनेट है, इस वक्त उसके अरकान की कुल तादाद जो है वो 104 है। हाफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट रिटायर आफ्टर ईच 3 years। तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि कुल तादाद 104 है और उसमें से जो हाफ मेंबर्स होते हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी अभी जो मार्च में सेनेट का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें 52 मेंबर्स ऑफ द सेनेट विल बी इलेक्टेड। तो पहले मरहले में क्या होगा कि 52 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। कौन से मेंबर रिटायर हो जाएंगे?
जिनकी 6 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी होगी, और उनकी जगह पे नए अरकान जो हैं वो मुंतखब हो सकते हैं। जो अरकान रिटायर होंगे वो दोबारा भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, और नए लोगों को भी मुंतखब जो है वो किया जा सकता है। तो सेनेट इस वक्त जो है अरकान की तादाद 104 है। मैं आपको बताता चलूँ कि 1985 के अंदर जब सेनेट में 8वीं तरमीम की गई तो उसके मुताबिक सेनेट के अरकान की जो कुल तादाद थी वो 87 थी। यानी 1985 में होने वाली 8वीं तरमीम के मुताबिक सेनेट के अरकान की जो कुल तादाद थी वो 87 मुकर्रर की गई थी। फिर 2003 के अंदर जो है 1973 के आइन में जब 17वीं तरमीम की गई परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में, तो सेनेट के अरकान की तादाद बढ़ाकर 100 कर दी गई, 100 जो थी इसकी तादाद होगी। और फिर 2010 में जो है जब आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे, जब उनकी हुकूमत आई और उन्होंने आइन के अंदर 18वीं तरमीम की, तो फिर सेनेट की नशिस्तों में मज़ीद 4 अरकान का इजाफा कर दिया गया, और इस तरह ये तादाद जो है वो अब 104 तक पहुँच गई है। लेकिन अहम बात यह है कि 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में सेनेट के अंदर जिन 4 नशिस्तों का इजाफा किया गया था, वो नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों के लिए जो है वो रखी गई हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए सेनेट में नशिस्तें जो हैं वो रखी गई हैं। तो हर सूबे को अक़लियतों की एक नशिस्त जो है वो दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी प्रोविंस हैज़ इक्वल मेंबर्स इन सेनेट। तो सेनेट के अंदर जो है, सेनेट जो कि वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है, सूबों की नुमाइंदगी करता है, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कौमी असम्बली जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करती है। तो अहम बात यह है, जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि सेनेट के अंदर यानी जो अपर हाउस होता है उसमें सूबों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी दी जाती है, और जो लोअर हाउस होता है वहाँ सूबों को आबादी के अतबार से नुमाइंदगी दी जाती है। ये असूल पाकिस्तान में भी है, यही असूल इंडिया में पाया जाता है, और यही असूल जो है वो अमेरिका में भी पाया जाता है। जो लोअर हाउस है वहाँ पे जो वफाकी इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें किसी मुल्क में सूबा कहा जाता है, किसी मुल्क में उसको स्टेट कहा जाता है, किसी मुल्क में उनको कैंटन कहा जाता है। तो मुख्तलिफ ममालिक में जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जो यहाँ जो डिस्कशन हो रही है वो ये है कि वफाकी इकाइयों को कोई भी नाम दिया गया हो, तो जो अपर हाउस होगा वहाँ पे अपर हाउस के अंदर सूबों को या वफाकी इकाइयों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है। और ये असूल पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और इंडिया में भी पाया जाता है। तो हर सूबे को यकसा नुमाइंदगी दी गई है, चाहे उसकी आबादी कम हो या ज़्यादा हो। जैसे पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है और बलूचिस्तान की आबादी कम है, लेकिन सेनेट के अंदर जितनी नशिस्तें पंजाब की हैं इतनी ही नशिस्तें जो हैं वो बलूचिस्तान की हैं, इतनी सीटें खैबर पख्तूनख्वा के लिए मखसूस की गई हैं, और इतनी ही सीटें जो हैं वो सिंध के लिए मखसूस की गई हैं। तो यहाँ जो फार्मूला मैंने यहाँ पे कंपोज किया है वो ये है कि हर सूबे की 23 नशिस्तें हैं। तो पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, तो उसमें 4 सूबों की 23 नशिस्तें रखी गई हैं, और जो 4 नशिस्तें हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हैं, और 8 नशिस्तें जो हैं वो कबैली इलाके के लिए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो कबैली इलाका है उनके लिए मखसूस की गई हैं। तो इस तरह ये कुल नशिस्तें जो हैं वो 104 बनती हैं। हर सूबे की 23 नशिस्तें हैं, और 4 सूबे हैं तो 4 दफ़ा 23 लिखा गया है। 4 नशिस्तें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए मखसूस हैं सेनेट के अंदर, और 8 नशिस्तें जो हैं वो जो है वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो कबैली इलाका है उसके लिए मखसूस की गई हैं। तो इस तरह ये कुल नशिस्तें जो हैं वो 104 बनती हैं। एक और अंदाज से इसकी तकसीम देखते हैं कि जैसा कि गुज़िश्ता स्लाइड के अंदर आपने देखा कि हर सूबे की सेनेट के अंदर 23 यानी 23 नशिस्तें रिज़र्व की गई हैं। तो वो जो 23 सीटें हैं, जो 23 सीटें हैं जो हर सूबे के लिए मखसूस हैं, उनकी आगे से डिवीजन कैसे है तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। जनरल सीट्स ऑफ ईच प्रोविंस 14, यानी सेनेट के अंदर जो 23 नशिस्तें हैं उन 23 नशिस्तों की जो सब डिवीज़न है वो इस तरह है
कि हर सूबे की सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी तादाद 14 है। सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, तो हर सूबे से 4 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए सेनेट के अंदर मखसूस की गई हैं। इसके अलावा जो सीट्स रिजर्व फॉर टेक्नोक्रेट्स, तो हर सूबे के लिए 4 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट के अंदर टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस की गई हैं। और सीट्स रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़, और मिनॉरिटीज़ जो हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए एक सीट जो है रखी गई है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 23 सीटें बनती हैं, यानी 23 सीटें जो हैं उनमें 14 जनरल नशिस्तें होती हैं और 4 जो है वो ख़वातीन के लिए रिजर्व की गई हैं, 4 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए की गई हैं और एक नशिस्त जो है वो अक़लियतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए रखी गई है। तो इस तरह ये कुल नशिस्तें जो हैं वो 23 बनती हैं। हर सूबे की सेनेट में यकसा नुमाइंदगी है और हर सूबे को सेनेट में 23 नशिस्तें दी गई हैं और उन 23 नशिस्तों के अंदर 4 कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। जनरल सीट्स होती हैं, वुमेन सीट्स होती हैं, टेक्नोक्रेट्स होती हैं और एक सीट जो है वो मिनॉरिटीज़ की होती है। तो यहाँ पे जो टेक्नोक्रेट की जो इस्तिलाह है उसके पर भी बात करना ज़रूरी है कि टेक्नोक्रेट जो है सेनेट के अंदर जो खुसूसी महारत रखने वाले लोग होते हैं तो उनके लिए हम टेक्नोक्रेट की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोक्रेट जो है दरअसल एक ऐसा शख्स होता है जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी से, मुस्तनद यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पर 16 साल की तालीम जो है वो मुकम्मल की हो और फिर उसने किसी एक शोबे के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन भी की हो और उसी शोबे के अंदर जो है मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जो है कमोबेश 20 साल का उसको अमली तजर्बा भी हासिल हो और फिर उसकी इस सलाहियत की बुनियाद के ऊपर या इस क्वालिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर उसे सेनेट में या किसी भी कानून साज इदारे में जो है वो रुकनीत दी जा सकती है। तो ऐसे अफराद को टेक्नोक्रेट कहा जाता है जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पे 16 साल की तालीम हासिल की हो और फिर किसी एक शोबे के अंदर जो है उनकी स्पेशलाइजेशन हो, जैसे साइंस के अंदर हो सकती है, मज़हब के अंदर हो सकती है, कानून साजी के अंदर हो सकती है या तालीम के अंदर हो सकती है या सेहत के अंदर जो है उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। तो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है और फिर 20 साल जो है उसको अमली ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा भी हो। तो जब किसी शख्स के अंदर ये खसूसियात पैदा होती हैं या जब वो इस मेयार पर पूरा उतरता है तो उसको जो है वो इस बुनियाद के ऊपर सेनेट के अंदर रुकनीत दे दी जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये जो लास्ट स्लाइड जो गुज़िश्ता स्लाइड है उसमें तो हमने देखा कि सूबों के अंदर जो है जो 23 नशिस्तें उनकी तकसीम कैसे है। तो यहाँ पे जो है उसकी दूसरी कैटेगरी है जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं। तो सीट्स रिजर्व फॉर फेडरल कैपिटल, तो जैसा कि गुज़िश्ता स्लाइड के अंदर आया है यहाँ पे मिसिंग है। तो जो वफाकी दारुल-हुकूमत है जो इस्लामाबाद है, सेनेट के अंदर उसकी कुल नशिस्तों की तादाद है 4। या आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सीट्स रिजर्व फॉर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद टोटल तादाद 4 है और उन 4 की तकसीम कैसे है। जनरल सीट्स 2 हैं और रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन 1 और रिजर्व सीट्स फॉर टेक्नोक्रेट्स 1 और रिजर्व सीट्स फॉर मिनॉरिटीज़ 0। दोबारा सुनिएगा कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल-हुकूमत है पाकिस्तान का, उसके लिए सेनेट के अंदर कुल नशिस्तें 4 रखी गई हैं और उन 4 में से 2 नशिस्तें जनरल सीट्स हैं, एक नशिस्त जो है वो खातून के लिए मखसूस है और एक नशिस्त जो है वो टेक्नोक्रेट के लिए मखसूस रखी गई है। जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए अक़लियतों की कोई नशिस्त जो है वो नहीं रखी गई। अक़लियतों की नशिस्तें सिर्फ सूबों के लिए रखी गई हैं। 4 सूबे हैं, हर सूबे के अंदर अक़लियतों के लिए एक नशिस्त जो है वो सेनेट के लिए रिजर्व की गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 8 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। तो सेनेट के अंदर जो नशिस्तें हैं उसमें तीसरी कैटेगरी जो है वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो कबैली इलाका है जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहलाता है, उसके लिए 8 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ द फाटा आर इलेक्टेड बाय द नेशनल असम्बली।
तो जो नेक्स्ट ये जो फाटा के जो 8 अरकान हैं, जो सेनेट के मेंबर हैं, इन्हें कौमी असम्बली के वो अरकान मुंतखब करते हैं जो कौमी असम्बली के अंदर फाटा की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कौमी असम्बली के अंदर जो कबैली इलाका है वो अब जो कि वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन रहा है, बल्कि बन चुका है, तो उसकी 12 नशिस्तें हैं। तो वो जो 12 मेंबर्स हैं वो फाटा की सेनेट के अंदर जो सीटें हैं उनका इंतखाब जो है वो अमल में लाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविंशियल असम्बलीज elect the members of the Senate by the method of single transferable vote system of proportional representation, which is also called Hare system। ये बहुत अहम पॉइंट है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसके ऊपर अभी जो कमेंट्री हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के ऊपर जो है पूरी वीडियो हम बनाएंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंतहाई अहमियत का भी हामिल है, और आजकल जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो तफसील से एक पूरी वीडियो जो है वो दरकार है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेनेट है उसका जो तरीका इंतखाब है डेट इज़ इनडायरेक्ट, जबकि कौमी असम्बली जो है उसमें अवाम अपने नुमाइंदों का बरह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, उनको मुंतखब करते हैं। लेकिन सेनेट के अरकान को अवाम बरह रास्त मुंतखब नहीं करते। सेनेट के लिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो रखा गया है, और वो जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो मेथड ऑफ इलेक्शन जो है जो सेनेट के लिए मखसूस किया गया है, डेट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो उसको जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहा जाता है। इस सिस्टम को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इस निज़ाम का या इस मेथड का जो इस मेथड को जो है वो हेयर जो थे वो उसने पेश किया था, जो सियासी मुफक्कर था, तो उसी निस्बत से जो है इसको हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। इसी मौजू के ऊपर जो है नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी कि ये हेयर सिस्टम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें वोटिंग का तरीक़ेकार क्या होता है, वोटों की गिनती किस तरह होती है। ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो पूरी वीडियो जो है इसके लिए इंशाल्लाह तैयार की जाएगी। नेक्स्ट आने वाले दिनों में 2-4 दिनों तक जो है हम नेक्स्ट नई वीडियो पर बात करेंगे, और उसमें सिर्फ इसी के ऊपर बात होगी कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें वोटिंग किस तरह होती है, इस तरीके इंतखाब का फ़ायदा क्या है, इसको क्यों ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और दुनिया के कौन कौन से मुल्क में जो है इस तरीक़ेकार पर अमल किया जाता है। तो इसके ऊपर जो है एक तफसीली बहस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। इसके साथ ही जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।